हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है किरण रवि है। स्वागत है आपका प्रिसीजन आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए, पिछली क्लास में हमने जो इकोनॉमी का जो सेक्शन था, इसका हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सेशन की पीडीएफ के लिए जो आप जो है पूरा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम के एडवांटेज उन बच्चों को भी मिलेगा, जैसे कि जो बच्चे केवल यूट्यूब पे देख करके चले जाते हैं, तो कई ऐसे बच्चे हैं कि वो कई सारी चीज़ें जो है वो लॉस में जा रहे हैं। जैसे मैंने उसमें टिक क्या किया है कि जैसे कि हमने जो 100 MCQ वाली जो सीरीज है, उसको तो हमने मैनेजमेंट सेक्शन का कवर किया, बेसिक से ही किया, बेसिक उसमें किया। लेकिन जो इसका जो एडवांस जो वर्जन है, यानी कि बात करें कि जो इसके अप्लाइड जो सेक्शन है, इसका जो एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने हैं, उसमें से आप देखेंगे कि जो केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय जो होता है, केंद्रीय विद्यालय ये सेंट्रल के कॉलेज के तहत काम करते हैं, यानी कि जो है केंद्रीय विद्यालय नाम ही है। तो उनके जो रायपुर के जो ब्रांच है, वहाँ के कुछ क्वेश्चंस को मैंने मैनेजमेंट कोर जो आपके सिलेबस में है, उसमें से सारे पॉइंट लगभग लगभग सारी चीज़ें उसमें एड्रेस की गई हैं। तो और उस पीडीएफ में कुछ केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन है उसमें। तो इससे एक और डायमेंशन क्लियर होता है कि अगर एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप उसको वहाँ पे करने की स्थिति में होंगे। बाकी स्टूडेंट के कर अपेक्षा आप करने की स्थिति में होंगे अगर आप वहाँ इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए और आप भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। हम बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की। तो कह रहा है आर्थिक विकास यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ शब्द है, जो टर्म है, की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है। यानी कि ये कुछ यहाँ पे जो है आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि कौन है जो इकोनॉमिक ग्रोथ टर्म की जो है व्याख्या करता है। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कह रहे हैं अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। इसका मतलब क्या है? जैसे इसका मतलब है कि भारत ने 1991 में क्या किया, एलपीजी मॉडल को अडॉप्ट किया। ठीक। तो ये क्या हुआ, ये भारत में क्या है, संरचनात्मक परिवर्तन हो गया। तो इसके हालांकि एडवांटेज भी है और जो है डिसएडवांटेज भी है, लेकिन ओवरऑल ये कहीं ना कहीं आर्थिक ग्रोथ में मदद तो करता है। क्यों? क्योंकि एलपीजी मॉडल की बात करें तो ज़्यादातर इसमें प्राइवेटाइजेशन की बात आती है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन हमारे गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन वगैरह है, इकोनॉमिक ग्रोथ में बूस्ट तो करता ही है। तो क्या है, ये यहाँ पे संरचनात्मक परिवर्तन है। तो ये इकोनॉमिक जो ग्रोथ है इस टर्म को, तो ये वेरी यहाँ पे बात करें, ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है स्टेटमेंट, ये तो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फिर कह रहा है कि जो प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम में जो वृद्धि होती है, यहाँ पे आप देखेंगे इंक्रीज इन पर कैपिटा प्रोडक्शन। यानी कि अगर मान के चलिए कि अगर 10 का उत्पादन हो रहा था किसी भी गुड्स का एंड सर्विसेज का, अब जा करके इसका दुगना हो गया है और इसमें जीएसटी हो गया और अदर टैक्स इसमें इंक्लूड्स होते हैं। तो ये सारा कुछ क्या है, ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये भी तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करती हैं। तो जो पर कैपिटा प्रोडक्शन है, तो ये भी हमारे जो भी किसी भी देश की ग्रोथ रेट की बात करें, जो ग्रोथ डेवलपमेंट जो होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, वो भी इसी फैक्टर पे मैटर करती है। यानी कि फर्स्ट एंड बी दोनों यहाँ पे सही है। सी में बात करें, कह रहा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अब आप मुझे ये बताइए कि जब ये प्रोडक्शन पहले 10 का हो रहा था, अब ये दुगना हो गया है। दुगना जब हो रहा है तो यहाँ जो लेबर है, यहाँ पे जो काम करने वाला जो लेबर है, कोई इंजीनियर हो सकता है और भी बहुत सारे मैनेजमेंट के जो काम है, सीईओ है, और जो लोकल में आप देखेंगे जो पूरा ग्रास रूट लेवल पे काम करता है। तो ये क्या है, जब ये दुगना हो रहा है प्रोडक्शन, तो कहीं ना कहीं इनकी आय में भी तो वृद्धि हुई होगी।
आप तो देखेंगे तो जो प्रति व्यक्ति इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम, यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय है ये भी इंक्रीज हुई होगी, तो ये भी क्या करेंगे, इनके ऊपर भी तो टैक्सेस लगते हैं। जब भी हम कुछ चीज़ खरीदते हैं मार्केट में, तो वो भी तो हम जब उस चीज़ को जब बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें हम इनडायरेक्टली जीएसटी दे ही रहे होते हैं। अब जैसे मान के चलिए कोई ऑयल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहाँ पे ऑयल तो हर कोई यूज करता है, तो इसमें भी बहुत सारे टैक्सेस जो होते हैं। कपड़े जो होते हैं, जैसे कि हम आप मॉल में जाएंगे, जो कपड़े हैं, अब इनके जो चिल्ड्रंस होंगे, ये भी तो जैसे मान के चलिए मॉल में जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं या नहीं खरीदते भी हैं मॉल से, तो और भी कहीं से कपड़े खरीदेंगे तो उसमें भी जीएसटी। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ये सारी जो इन्वॉल्वमेंट है, ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने में हेल्प मिलती है इससे। तो ये भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया। होप मैं आपको यहाँ पे जो डाउट है ये क्लियर कर पा रहा हूँ। और फिर कह रहा है, अब क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है कि द इकोनॉमिक टर्म ग्रोथ एक्सप्लेन्ड बाई। अब देखेंगे तो इसमें कह रहा है तीनों की तीनों चीजें जो है इन्वॉल्व होती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि कीमतों में वृद्धि के कारण किसी देश की राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है। जैसे अब इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। कह रहा है कि इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि जब उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है, जिससे अब मान के चलिए कोई प्रोडक्ट यहाँ पे 10 रुपए का है, 10 रुपए का है, ठीक है। जब 10 रुपए का था, तब इसका जो मतलब टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो ये यहाँ पे 100 प्रोडक्शन हो रहे थे। सर्विसेज की बात कर ले या गुड्स की बात कर ले, दोनों को आप तो ले सकते हैं। तो जब देखेंगे तो अब जब इस दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 1000 आएगा। तो यानी कि अगर ये जो है 1000 आ रहा है और इसमें क्या हुआ, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की बात कर रहे हैं ना, और अब यही पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है, इसका जो है 1000 नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1000 जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहे थे, या 100 मान के चलिए 100 है, तो टोटल जो जीडीपी आएगी ये इसकी 1000 आएगी। अब आप देखेंगे कि जब इसी प्रोडक्ट की कीमत 5 रुपए इंक्रीज हो गई, अब ये हो गया 15 रुपए। तो अभी भी उत्पादन सेम है, यानी कि जो प्रोडक्शन है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 100, अभी भी यहाँ पे प्रोडक्शन 100 ही है, अभी भी यहाँ पे प्रोडक्शन 100 है। तो लेकिन अब जब इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखेंगे ये यहाँ पे जो टोटल जीडीपी आएगी, यानी कि ये यहाँ पे 500 रुपए का इंक्रीमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो गया, अब जब 1000 से यहाँ पे 1000 से 500 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इस पे जो है लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। जब आय में वृद्धि होगी तो देश का जो वो राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम में भी वृद्धि होगी। तो इस टर्म को क्या कहा जाता है, इस ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो अब आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझा देता हूँ, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को यहाँ पे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही मानेंगे, फिर आप कहते हैं कि सर आपने आंसर गलत बता दिया। तो मैं उनको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आप जो है बेसिक में जाइए, उनको पढ़िए, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो होता है यानी कि नॉमिनल जीडीपी जो होती है, नॉमिनल की बात करें, नॉमिनल जीडीपी प्लस यहाँ पे जो रियल जीडीपी की हम बात करते हैं इज इक्वल टू ये जो है जीडीपी डिफ्लेटर के होता है। तो नॉमिनल में क्या होता है, नॉमिनल में हम काउंट करते हैं जो करंट प्राइस का जो होता है, और रियल में क्या करते हैं, हम बेस ईयर लेते हैं। हम इसमें जो है किसी भी कंट्री के द्वारा अपना बेस ईयर डिक्लेयर किया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन की संस्था है UNSNA, इन्होंने बता रखा है कि आप अपना बेस ईयर बताइए। तो उसी हिसाब से भारत सरकार ने भी अपना बेस ईयर डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन ये कौन सा बेस ईयर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
तो ये जीडीपी डिफ्लेटर आता है। अब मान के चलिए एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि नॉमिनल में हमने देखा यहाँ पे 1000 आ रहा था, नॉमिनल में तो दोनों ही है, 1000 आ रहा है या 100 मान के चलिए 1000 ही ले लेते हैं। और रियल में अगर देखा जाए बेस ईयर, अब ये आज करंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, क्योंकि यहाँ पे कीमत बढ़ गई ना, और यहाँ पे जो रियल जो होगा यहाँ पे मान के चलते हैं 10 है। तो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे 1500 सॉरी, तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तब भी आप देखेंगे कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि सीधा सीधा सा पता चल रहा है यहाँ पे कि जो कीमतों में वृद्धि हुई है, महंगाई आई है, यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशन दिख रहा है, इन्फ्लेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो महंगाई के में वृद्धि के कारण जो यहाँ पे नेशनल इनकम है इसमें ग्रोथ हुई है, इस टर्म को क्या कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा। आई होप मैंने आपको यहाँ पे पूरा डाउट क्लियर करने की कोशिश करी है, और जो भी आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन के पर्टिकुलरली हम आंसर की अगर हम बात करेंगे, तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे जो नॉमिनल जो होगा, यानी कि नाम मात्र राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की रिपोर्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। मोस्पाई, ये यहाँ पे जो मोस्पाई आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्य कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है भारत में संविधान में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जो जिक्र है या उल्लेख है, कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है। बाय द वे ये जो क्वेश्चन है ये जो है CSIR 2013 का यहाँ पे PYQ है, ये जो है PYQ है। तो अगर आप देखेंगे तो हालांकि जब मैंने इसका CSIR का जब PYQ कराया था तब उसमें कुछ क्वेश्चंस थे इस प्रकार के, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा है ये मैं बताना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे क्वेश्चंस उसमें है, अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। इस ये जो PYQ है इसको भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, तो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बात करेंगे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसका जो जिक्र है आर्टिकल के सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 266(1) में जो डील करता है कंसोलिडेटेड ऑफ फंड इंडिया। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास अकाउंट होते हैं उसी तरीके से भारत सरकार के पास भी जो पैसा होता है, जब भारत बोरो करती है मनी, तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। फिर यहाँ पे जो पब्लिक अकाउंट होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे जो कंटीजेंसी फंड होता है, ये तीन जो है होते हैं भारत सरकार के पास। तो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट इसका जिक्र जो होता है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जो जिक्र है ये यहाँ पे 266(1) में दिया गया है। पब्लिक अकाउंट का जो जिक्र है 266(2) में है। और ये यहाँ पे बात करें कंटीजेंसी यानी कि आकस्मिक निधि की बात करें, तो इसका जिक्र आर्टिकल 267 में दिया गया है। तो ये जो है आप इसको नोट कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिली। चलिए लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन था जो हमने पार्ट 1 में किया था। पार्ट 1 में अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। उसमें एक क्वेश्चन था 38 नंबर का, उसका जब मैं आंसर की देख रहा था तो उसमें मुझे डाउट लगा कि जो मैंने एक क्वेश्चन था नॉर्थ से साउथ जो है अरेंज करना था नेशनल पार्क्स को यहाँ पे अरेंज करना था, तो उसमें मैंने क्या जो भी था तो उसमें फर्स्ट नंबर पे दुधवा आएगा, ठीक है, दूसरे नेशनल MP का नेशनल पार्क था, तीसरे पे यहाँ पे जो आएगा इंद्रावती आएगा, फिर जो चौथे नंबर पे आएगा ये यहाँ पे आएगा बांदीपुर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि लास्ट में बांदीपुर आएगा। तो 38 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो वहां पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए, कह रहा है भारत की इस आकस्मिक निधि की स्थापना किसके अंतर्गत की गई, जिसे मैंने बताया था कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हैज बीन इस्टेब्लिश अंडर द एक्ट। ये आपसे पूछा है कौन से एक्ट के तहत जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था इसका जिक्र जो है 267 में दे रखा है। सबसे पहले आपको इतना ध्यान रखना है। फिर अगर आप एक्ट के बारे में बात करें तो जो इसका आंसर होगा यहाँ पे भारतीय आकस्मिक निधि अधिनियम 1950, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जहाँ भी कहीं आप नोट्स बनाए हो तो उस इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत कम देखने को मिलता है, इकोनॉमिक्स की बुक वगैरह में भी देखने को नहीं मिलता है। चलिए बात करेंगे जो सार्वजनिक खाता है, भारत के सार्वजनिक खाते का उल्लेख किया गया है। आई थिंक इसका आंसर मैं पहले दे चुका हूँ। जो मैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात कर रहा था तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। चलिए सेवंथ नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के गठन के अनुच्छेद 266 यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसके तहत गठन किया गया है। फिर सरकार को मिलने वाला राजस्व और सरकार द्वारा किया गया खर्च, यानी कि जो रेवेन्यूज गवर्नमेंट को मिलती है और जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है वो किसका हिस्सा होता है। जैसी बात है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जब भी एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट से यहाँ पे अनुमति लेती है, इसके बाद ही जो है यहाँ से पैसे गवर्नमेंट निकाल सकती है। लेकिन जो यहाँ पे कंटीजेंसी जो फंड है इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, पहले यहाँ पे खर्च कर लेती है, यानी कि एक्सपेंडिचर पहले हो जाता है, बाद में यहाँ पे प्रेसिडेंट से अनुमति की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने नेशनल डिजास्टर जब भी आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़े होंगे ना आपने, जब भी कोई ऐसी बाधा आती है जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो इस समय मान लीजिए उस समय राष्ट्रपति जो है दौरे पे हैं या कहीं और हैं, तो इस केस पे तो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है पहले ही खर्च कर लेती है, बाद में प्रेसिडेंट से अप्रूवल ले लेती है। इस तो आपको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी याद रखनी है। ठीक है, मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बात करेंगे हमारा जो 8वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें कौन सा जो घटक है इसमें मेजर नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले हम HDI के बारे में बेसिक यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो मानव विकास सूचकांक है ये आपके सिलेबस में हाईलाइट करके रखा गया है। और हम देखेंगे जो 9th नंबर का क्वेश्चन है ये भी जो है HDI से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे बेसिक इसको कवर कर लेते हैं ताकि हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों यहाँ से सॉल्व हो जाए। ठीक है, इससे कुछ आपको भी हेल्प मिलेगी और आपको यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अगर हम HDI की बात करते हैं डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो ये जो रिपोर्ट है ये जो है UNDP के द्वारा जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको जारी किया जाता है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये पहली बार जो जारी की गई थी 1990 में जारी की गई थी। हम यहाँ पे बेसिक की बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद अभी घटक भी इसमें बात करेंगे। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो भारत की जो रैंकिंग है, यानी कि भारत की जो यहाँ पे रैंक की बात करें तो भारत यहाँ पे 132वें स्थान पर है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे जो आएगा यहाँ पे जो स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे जो स्विट्जरलैंड ये यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है। फिर इसके बाद जो सेकंड पे आपका यहाँ पे आएगा नॉर्वे। तो ये कुछ बेसिक इसमें हमने डिस्कस किया। टोटल इसमें देश कितने हैं, टोटल अगर बात की जाए तो 191 कंट्रीज इसके अंतर्गत आते हैं, और जिसमें से भारत को स्थान मिला है 132। ये हमने डिस्कस किया अभी तक की। लेकिन अब इसमें हम बात करते हैं इंडिकेटर की बात करते हैं, क्योंकि ये तो हमने
पूरी फैक्चुअल बात करिए। अब बात करते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर में देखें कि इसमें जो है 3 घटक शामिल किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या है कि जो भी कोई न्यूनतम व्यक्ति कितने वर्ष तक अधिकतम जिएगा, न्यूनतम और अधिकतम, इसको देख करके निकाला जाता है। आप चाहे तो मेरा जो HDI वाला जो वीडियो है, आप वहाँ से भी जा करके रेफर कर सकते हैं। इसको मैंने पूरा वहाँ पे डिटेल में बता रखा है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। वैसे मोटी चीज़ें में जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं यहीं पे डिस्कस करा दूंगा। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया। फिर इसमें कौन सा जो घटक है, इसमें जो आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी यानी कि जो है इसमें एक घटक होता है एजुकेशन, शिक्षा, लिटरेसी रेट की बात होती है। फिर इसके बाद अगर जो यहाँ पे प्रति जीवन प्रत्याशा तो हमने बात कर ली, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर इसके बाद जो यहाँ पे ग्रॉस इनरोलमेंट जो होता है यानी कि जीवन स्तर, यानी कि हम इसमें बात करते हैं GNI पे, GNI यहाँ पे PPP पे इस पे बात करते हैं कि जो यहाँ पे ग्रॉस इनरोलमेंट कितना है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर उसका मानव कौशल अच्छा होता तो वो जो है मान के चलिए $100 खर्च कर पाता है। इस हिसाब से एक वैल्यू निकाली जाती है। HDI वाला वीडियो आप देखेंगे तो आप इसको और आसानी से समझ जाएंगे। मैंने ऑलरेडी इसको टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है। तो यानी कि हम बात करें कि इसमें 3 घटक शामिल किए गए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और जो यहाँ पे ग्रॉस इनरोलमेंट है, यानी कि यहाँ पे जो सकल नामांकन है शामिल किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। जीवन प्रत्याशा ये तो ऑलरेडी है। फिर यहाँ पे जो एजुकेशन लिटरेसी रेट की हम बात करते हैं ये भी है, साक्षरता दर, ग्रॉस सेटलमेंट या फिर सॉरी ग्रॉस इनरोलमेंट ये भी यहाँ पे आएगा। तो कौन सा यहाँ नहीं होगा, लिंगानुपात की हमने बात, सेक्स रेशियो की बात नहीं करी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम 9th नंबर क्वेश्चन की। HDI को किसके संदर्भ में मापा जाता है। अब देखिए जो पहला ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर की तो हमने बात ही नहीं की। फिर यहाँ पे कह रहा है प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, इसकी तो हमने बात की ना GNI PPP पे, तो ये इसमें शामिल किया जाता है। फिर यहाँ पे जन्म पर जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात कर रहा है, तो ये भी इसमें इंक्लूड होता है। रोगों की संख्या, हमने कोई रोग की बात ही नहीं करी इसमें, और हमसे पूछ रखा है सही कौन सा है, तो सही की बात करेंगे यानी कि B सही है और यहाँ पे C सही, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C3। ठीक है, B एंड C। इस तरीके से आपको जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं इस तरीके से एक आपको ओवरव्यू भी लगा होगा कि हमें रिपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें जो है देखनी है और क्या क्या हमारे लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि इस की अवधारणा पहली बार किस वर्ष सामने आई। सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि जो सस्टेनेबिलिटी है ये पहली बार जो इसका कॉन्सेप्ट है ये कब आया था। इसका आंसर की अगर हम बात करें तो जो है 1987, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11वें क्वेश्चन की बात करें, करें वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने स्थिरता पर एक समिति का गठन किया है, यानी कि उस समिति को कब गठित किया गया था। 1992 में इसको गठित किया गया था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि जो डिफिनेशन की यहाँ पे बात कर रहा है, परिभाषा क्या है, यानी कि सतत विकास की परिभाषा क्या है। अब आप देखेंगे जो क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत अभी न्यूज में भी है और चल रहा है, इसकी बात हमेशा किसी न किसी फॉर्म में न्यूज पे रहती है, तो ये बहुत बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें लगभग सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। देखते हैं वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को खतरे में डाले बिना वर्तमान मांगों को पूरा करता है।
ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया था तो हम इसी की बात कर रहे थे, यानी कि ये तो इंक्लूड होता है प्रदूषण और पर्यावरण प्रभाव को कम करते हुए खनिज संपदा का संरक्षण और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का पता लगाएं। ये भी अब देखेंगे तो ये भी इंक्लूड किया जा रहा है। जब भी हम बात करते हैं बेसिक की, अगर डेफिनेशन जब ये सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो उसमें केवल इसको शामिल किया जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी वर्तमान के परिपेक्ष में एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के रूप में इसको देखा जा रहा है। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, ठीक है। आपको देखेंगे कि जो भारत सरकार कई स्टेप भी ली है, जैसे कि 2070 तक भारत सरकार जो है कार्बन एमिशन को यहाँ पे न्यूट्रल करने की कोशिश कर रही है, जीरो एमिशन की बात हो रही है। फिर यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर जो पॉल्यूटेड हो गया है उसको यहाँ पे संरक्षण करने की बात हो रही है। सारी बातें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ही आएगी। फिर तीसरे की बात करें, यह भूमि और भवन परियोजनाओं को इस तरीके से बनाने की प्रक्रिया है जिसमें ईंधन कुशल आत्मनिर्भरता पैटर्न का उत्पादन करने में सक्षम बनाकर पर्यावरणीय प्रभाव, यानी कि जो सफिशिएंसी पैटर्न की बात कर रहा है, यानी कि एनवायरमेंटल जो इफेक्ट है उसकी बात कर रहा है, उसको वो जो है कम हो। तो देखा जाए तो ये जो है सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड की जा रही हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त यानी कि जो सारी पूर्ववर्ती चीज़ें हैं ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 21वीं सदी में सतत विकास की धारणा पर अधिक जोर दिया गया है, बताइए। इसके आंसर की अगर हम बात करें, यानी कि आर्थिक प्रगति, जैसे ऊपर ही आपको मैंने बताया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 21वीं सदी सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करें तो आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा, ये तीनों की तीनों इंक्लूड की जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए एजेंडा 23 स्वीकार करता है कि सभी सरकारों को नीचे सूचीबद्ध महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य बढ़ावा देना चाहिए। अब जैसे बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आएंगी, जैसे कि सबसे पहले लोगों का पार्टिसिपेशन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। तो लोग देखेंगे चारों के चारों ऑप्शंस में दे रखा है। फिर इसके बाद क्या आता है, जैसे कि जो लोगों के बाद जो मतलब कि प्लेनेट है यानी ग्रह है वो आएगा। फिर यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड जो कोलैबोरेशन है ये हमारा आएगा। जो एजेंडा 23 के तहत जो सतत एसडीजीज जो गोल हैं उनको मतलब आल जो सारी सरकारें हैं देश भर की उनको जो है इम्प्लीमेंट करने की बातें करी गई हैं। इतने इंपॉर्टेंट एरिया हैं जो दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 15 एजेंडा 21 का क्या मतलब होगा, बताइए। यहाँ पे एजेंडा 21 के बारे में आपसे पूछ रखा है। जो पहले स्टेटमेंट की बात करें तो एजेंडा 21 आई थिंक इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। इसकी बात एजेंडा 21 की पहली बात कहाँ की गई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। थोड़ा आपको यहाँ पे नॉइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो नॉइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बगल में ही जो है मैरिज हॉल है, वहाँ से नॉइस आपको हो सकती है, शायद में भी गाना भी सुनाई दे। तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट करिएगा और वीडियो को एंजॉय करिएगा। चलिए कह रहा है एजेंडा 21 एक सतत विकास लक्ष्य कार्य योजना है जो गैर बाध्यकारी है और स्वैच्छिक रूप से कार्यान्वित की जाती है। ये तो हमारी बात सही है कि जो है ये गैर बाध्यकारी है और जो सतत विकास लक्ष्य को जो है ये टारगेट करती है, ये इसमें बात कही गई है। यानी कि पहला स्टेटमेंट तो सही है। फिर कह रहा है यह एक जलवायु परिवर्तन समझौता है, इसमें दुनिया भर के 20 गरीब देश शामिल हैं, ऐसा तो नहीं है 20 गरीब देश शामिल हो। फिर यह सतत विकसित देशों सहित एक विश्वव्यापी मुक्त व्यापार समझौता, ये भी नहीं है मुक्त व्यापार, यानी कि एफटीए की बात यहाँ पे हो रही है। एफटीए कैसे होगा, फ्री ट्रेड जो फैक्ट वगैरह होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा हमारा 15 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 16 नंबर पे आप सिलेबस उठाइएगा, उसमें आपको ग्रीन
इंडेक्स के बारे में आपको हाईलाइट करके रखा गया है। और ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली 2014 में यूपीपीसीएस के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप जब आज का जब वीडियो देखने के बाद आप जाइएगा, सिलेबस उठाइएगा और देखिएगा कि कौन कौन से इंडेक्स हमने कवर किए हैं। जो जो चीज़ें नहीं कवर की हैं उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा, और एग्जाम्स में जाने से पहले इसको ज़रूर कवर करके जाइए, क्योंकि जो जो चीज़ें सिलेबस में लिख करके दी गई, हाईलाइट करके दी गई, उसको तो आपको मस्ट है कि देख के जाना चाहिए। ठीक है, कह रहा है ग्रीन इंडेक्स को किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया है, ये आपसे बात कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो ग्रीन इंडेक्स है ये यूएनईपी के द्वारा, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, जीन बैंक आदि प्रजातियां। अच्छा, चलिए यहाँ पे आपका जो बेसिक है ये आपका यहाँ पे पता चलेगा कि आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है, जो आपने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में पढ़ा है। तो ये यहाँ के क्लियर होगा कि यानी कि जो कोई भी यहाँ पे जो वनस्पति उद्यान है, जो चिड़ियाघर, बैंक है, आदि की जो प्रजातियां, उनका संरक्षण निश्चित तरीकों का पालन करने करके किया जाता है। ऐसी विधियों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयोग या प्रयोग किया जाता है, बताइए। इसका आंसर जो होगा, ये हम बात करते हैं, इसका होगा XC2 कंजर्वेशन मेथड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से किस सूचकांक का उपयोग प्रजातियों के क्रॉस सेक्शन की जनसंख्या आकार में प्रवृत्ति की गणना के लिए किया जाता है, बताइए। इसके आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मीन स्पीसीज जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बहुतायत का जो सूचकांक है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। और मैं आपको यहाँ पे जो सिम्पसन्स जो इंडेक्स है इसके बारे में भी आप कवर करके जाइएगा, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, गाडगिल पैनल, माधव गाडगिल पैनल की बात करें तो ये जो है माधव गाडगिल पैनल या पश्चिमी घाट परिस्थिति विशेषज्ञ मई 2011 में राज्य में निम्नलिखित में से क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट के लिए सूचीबद्ध किया गया, सुझाव दीजिए। वैसे आंसर तो क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। तो क्वेश्चन में ही लिखा है या पश्चिमी घाट, पता नहीं किसने क्वेश्चन इसको डिजाइन किया है। चलिए हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन को। चलिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई, आपको पता है आपके सिलेबस में जो एमपीआई को हाईलाइट करके दिया गया है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात कर रहा है। या अगर कोई और भी शब्द होगा, अब उसने केवल इतना लिख करके छोड़ दिया, अब इसका बहुत सारे मतलब होते हैं एमपीआई के। जहाँ तक है अनुमान है कि वो जो है इकोनॉमिक्स के सेक्शन में अगर रखा है तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ही होना चाहिए। उसी के बारे में पूछ रखा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है 2010 में, जी हाँ ये बात सही है, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास की पहल है, दोनों की एक जो है पहल और संयुक्त यूएनडीपी द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है। आपको ये स्टेटमेंट के फॉर्म में कई सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। फिर यहाँ पे जो MDPI है 5 आयाम को नहीं यहाँ पे कैलकुलेटर तथा 10 संकेतकों का उपयोग, ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, पूछ रखा है सही, यानी कि सही कौन सा है, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 5 आयाम नहीं होते, यहाँ पे 3 इंडिकेटर यूज किए जाते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। तो हम यहाँ पे जो 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, आंसर यहाँ पे गलत टिक कर दी, क्योंकि दूसरा जो स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है। तो सही बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये भी आपके एग्जाम में हाईलाइट किया गया है, तो आपको इस क्वेश्चन को भी कंपेयर
कंप्लीट करके आपको जाना चाहिए। आपको देखेंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद सिलेबस एक बार जरूर चेक करिएगा। मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपकी जो है कवर कर दी गई हैं, यानी कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 जब देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है हमने कवर कर रखी हैं। सिर्फ आपको एग्जाम में बैठना है और क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। चलिए यहाँ पे बात कर रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ PQLI यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाई, ये यूपीपीसी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बताइए कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है। यहाँ पे जो मॉरिस है इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जेंडर डेवलपमेंट स्टैटिक्स की यहाँ पे बात कर रहा है। ये यहाँ पे क्या बात करता है, क्या मेजर करता है, तो यहाँ पे जो जेंडर डिस्पैरिटी जो होते हैं ये इसको यहाँ पे कैलकुलेट करता है। तो जो असमानता है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 की बात करें, 23 में कह रहे हैं लिंग असमानता सूचकांक GII, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। जो यहाँ पे जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है वाज इंट्रोड्यूस, यानी कि UNDP किस के तहत पेश किया जाता था। चलिए आई थिंक इसको तो आप बता देंगे, ये जो है HDR 2010 है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 2010, ये सही आंसर होगा। चलिए HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, HPI इंडेक्स हमने कवर करा रखे हैं, इसको आपको कवर करके जाने हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में हाईलाइट किया गया है, सॉरी यहाँ पे सिलेबस में हाईलाइट किया गया है। तो HPI मानव गरीबी सूचकांक अभाव को समग्र सूचकांक के रूप में यहाँ पे जाना जाता है, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए इसमें अगर बात करते हैं, इसको अरेंज करना है, यानी कि जो सबसे पहले जो लॉन्गिविटी होती है तो हो गई, यानी कि लॉन्गिविटी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नॉलेज, लेकिन इसको अरेंज करना है। कंपोजिट इंडेक्स जो है यहाँ पे अरेंज करना है, तो इसके अरेंज करने के लिए देखेंगे तो जो यहाँ पे जो नॉलेज है ये पहले आएगा, यानी कि नॉलेज ये फर्स्ट नंबर पे आता है, लॉन्जिविटी ये नहीं आएगा, नॉलेज, फिर इसके बाद जो लिविंग स्टैंडर्ड है ये आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा तीसरा। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति का नॉलेज अगर इंक्रीज होगा तो वो इकोनॉमिकली वो जो है ग्रोथ करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो फिर उसके साथ वहाँ पे उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। जब लिविंग स्टैंडर्ड किसी व्यक्ति का बढ़ेगा तो यहाँ पे जो है वो जो है लॉन्ग टर्म में ज़्यादा तक जो है दीर्घायु तक वो जो है जीवित रहने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में अरेंज करने की बात आएगी तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे कवर कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं 25th नंबर क्वेश्चन की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या है। चलिए बताइए 3R सिद्धांत, यानी कि जो कॉन्सेप्ट जो होता है, यानी कि ऑर्डर है 3 प्रिंसिपल, रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस, इसको अरेंज करने की बात कर रहा है, यानी कि सही क्रम क्या है। चलिए इसके सही क्रम की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ये देखना है, तो देखिए सबसे पहले इसमें देखा है रिफॉर्म, रीयूज, रिफॉर्म, फिर यहाँ पे दे रखा है रिप्रोड्यूस, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं, और नन ऑफ दिस, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो बचता कौन सा, यही वाला बचता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये कुछ आपके जो इंडेक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे, इंडेक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, टॉपिक्स थे, इसको हमने कवर करने की यहाँ पे कोशिश करी है। अब ये जो हमारा पार्ट 2 है ये यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। और जो मैनेजमेंट का जाने से पहले जो मैनेजमेंट का जो यहाँ पे जो एडवांस लेवल का जो MCQs है, इसका जो MCQ है वो टेलीग्राम पे PDF इसकी सेंड कर दी गई, आप वहाँ से लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओपन है, कुछ भी बोल के चले जाते हैं आप लोग वैसे भी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप ही में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे जो 25 क्वेश्चंस रखे गए ना, उसका रीजन यही है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी वजह से ही
वो ऐसे कमेंट करते हैं जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि बस बंद कर दें, ना बनाएं। क्योंकि बात यही है ना कि फ्री में दिया जा रहा है ना, इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं यही टेस्ट जो है आपको, यही टेस्ट जैसे मैंने फुल लेंथ टेस्ट कराया है, इसी को अगर मैं सेक्शनल टेस्ट अगर जो है डिवाइड कर देता, सेक्शनल टेस्ट डिवाइड कर देता, इसका जो कुछ चार्ज अगर लेता ना, तो यही टेस्ट आप लोग अच्छे से देते और करते भी। तो खैर कोई बात नहीं, अगर कुछ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है तो कुछ निगेटिव भी, कुछ खुरापाती लोग भी मिलेंगे, तो उनको हम इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। हमें जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें फॉलो करें, देखें, उनसे ही हमें मतलब, बाकी जो इधर उधर की बातें हैं उनको हम इग्नोर करते हैं। तो कोशिश करिएगा कि जो भी डाउट हो जेन्युइन डाउट पूछिएगा, और वीडियो से रिलेटेड ही डाउट हो, जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो वो हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि वैसे भी मोस्टली मैं कहता नहीं हूँ लाइक करने के लिए। तो आपका ये इतना तो